हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले कालखंड में वर्नर का उपसहसंयोजकता सिद्धांत हमने अध्ययन किया। आज हम इस कालखंड में संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको अपन संक्षिप्त में VBT कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत, इसे अपन अंग्रेजी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और संक्षिप्त में इसको VBT इस नाम से जानते हैं। आज हम इसमें संकुल यौगिक में जो बंध है, जिसको अपन संयोजकता बंध सिद्धांत कह रहे हैं, सिद्धांत है, किस प्रकार से संकुल बने हैं। अभी तक हमने वर्नर के सिद्धांत में हमने ये देखा था कि कितने उसमें प्राथमिक संयोजकता है और कितने द्वितीयक संयोजकता के रूप में उपयोग हुए हैं, हमने इसका अध्ययन किया। अब आगे वह जो संकुल है, धातु आयन के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं उपसहसंयोजक बंध के द्वारा, तो कैसे बने हैं, उनके बनने के निर्माण के जो तरीके हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। और इस सिद्धांत को पॉलिंग के द्वारा बताया गया है। पॉलिंग ने इस सिद्धांत के बारे में कुछ अभिगृहित दिए हैं, और उस अभिगृहित या उदाहरण के आधार पर हम कुछ संकुलों के बनने के तरीके को हम यहाँ पर समझेंगे। तो चले यहाँ पर पहला लेते हैं अपन संयोजकता बंध सिद्धांत के अभिगृहित। अभिगृहित का सीधा मतलब है कौन कौन से मूल बिंदु हैं, उसके आधार पर हम इसको संक्षिप्त में समझेंगे। तो पहला है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझते जाएंगे। इसी के आधार पर ही हम आगे संकुल बनने की विधि को भी समझेंगे इसमें। तो पहला इसमें है, मैं कुछ बातों को संक्षिप्त में लिख रहा हूं। लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म, को ग्रहण करने के लिए धातु आयन या धातु परमाणु भी हो सकते हैं, अभी धातु आयन समझ रहे हैं अपन। धातु आयन के पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होनी चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट को अच्छे समझेंगे। इसमें लिगेंड ने अपना काम क्या किया है, वो इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान दे रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान दे रहे हैं, जैसे मान लो 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान दिया, 4 जोड़ी दिया, 6 जोड़ी, क्योंकि हमको यहाँ पर मुख्यतः जिसके समन्वय संख्या 4 होते हैं और समन्वय संख्या 6 होते हैं, या सीधा सीधा मतलब है 4 लिगेंड और 6 लिगेंड वाले को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो जितने भी लिगेंड जा रहे हैं उसके साथ में बंध बनाने के लिए, उतने कक्षक खाली होने चाहिए। जैसे मान लो 4 लिगेंड है, तो धातु आयन के पास 4 रिक्त कक्षक होना चाहिए, जिससे कि उसके लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, वो ग्रहण कर सके। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझें अपन ऐसा, मान लो हमको 10 किलोग्राम हमें आलू लेना है, तो समझ लें, और हम एक छोटा सा अपन झिल्ली को लेकर जाएंगे जिसमें 10 किलो नहीं आ सकता, और उसमें 10 किलो को भरेंगे तो क्या आएगा, वो नहीं आएगा। उसके लायक होना चाहिए ना भाई, 10 किलोग्राम जो आलू है उसमें आ सके, ऐसा हम झिल्ली लेंगे या कोई पॉलीथीन लेंगे या कोई रखने का जगह लेंगे, तभी वह आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। तो वैसे इसमें भी है, लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन युग्म 2 जोड़ी दे रहा है, 3 जोड़ी दे रहा है, 4 जोड़ी जितना देगा, उतने संख्या में, और भी उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए।
ठीक है, उतने खाली कक्षक, रिक्त माने खाली कक्षक होनी चाहिए, किसके पास? धातु आयन के पास। दूसरा चले अपन, अब मान लीजिए उन्होंने धातु ने अपना कक्षक को क्या कर दिया? रिक्त कर दिया, ठीक है, क्योंकि उतने को ग्रहण करना है। और जब रिक्त कक्षक होंगे, ऐसे रिक्त, यहाँ पर एक शब्द दे रहा हूं मैं, ऐसे रिक्त कक्षक। ऐसे रिक्त कक्षक का मतलब जो अभी रिक्त करा चुके हैं धातु आयन, ठीक है ना। ऐसे रिक्त कक्षक या कक्षकों में संकरण होते हैं। अब जो कक्षक रिक्त हो चुका है, अब वो संकरण भाग लेगा, ठीक है। जैसे मान लो 4 कक्षक खाली है, चलिए 4 कक्षक, यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगा, 4 जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान दे रहे, 4 लिगेंड हैं, तो जो 4 कक्षक अभी आने वाले हैं आगे जो रिक्त हैं, उन्हीं के मध्य में क्या होता है? संकरण होते हैं। ऐसे रिक्त कक्षक जो धातु आयन के पास अभी उपस्थित है, उनके मध्य में क्या होगा? संकरण होगा, ठीक है। और संकरण होने के पश्चात क्या होंगे? उतने ही संख्या में नए कक्षक का निर्माण होता है ना। संकरण के लिए क्या परिभाषा है? हम जानते हैं, कोई भी परमाणु के कक्षक जिसकी ऊर्जा क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं, वो आपस में मिलकर उतने ही संख्या में, मानो 2 कक्षक मिले तो 2 नए कक्षक बनेंगे, जिसकी ऊर्जा भी क्या होगी? लगभग समान होगी। एग्जैक्ट मान लो बराबर नहीं होता है तो लगभग समान होता है। तो वही प्रक्रिया के द्वारा ये संकरण होंगे और संकरण से उतने ही संख्या में नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। अब आगे चलें, अब संकरण हो गया, संकरण होने के पश्चात क्या होगा? इसमें अतिव्यापन होते हैं। अब यहां पर शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, ऐसे संकरित कक्षक, माने जो संकरण भाग ले चुका है, संकरित कक्षक लिगेंड के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है और संकुल यौगिक बना लेते हैं। अतिव्यापन होता है, संक्षिप्त में कहें क्या होगा? अतिव्यापन होगा। तो संकरित कक्षक ये किसके हैं? यहाँ पर थोड़ा समझ लें अपन, धातु आयन के हैं। धातु आयन के जो कक्षक संकरित हैं, वो अभी तक हम धातु आयन की बात कर रहे हैं। तो धातु आयन के जो संकरित कक्षक हैं, लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके, या इसको मैं यहां पर अतिव्यापन लिख रहा हूं शब्द, इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट किया जा रहा है इसमें। यहां पर हम क्या शब्द दे रहे हैं? इसको अतिव्यापन कर रहे हैं। अतिव्यापन, क्योंकि बंध तभी बनेगा जब अतिव्यापन होगा, ठीक है ना। अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके संकुल बनाते हैं। अब संकुल बना, अब संकुल किस प्रकार से बनेंगे उसके लिए यहाँ पर थोड़ा अपन देखें। यहाँ तक एक बार पुनः समझ लीजिए, जो लिगेंड बंध बनाने जा रहे हैं वह जितने इलेक्ट्रॉन को दान देने जा रहा है, उतने संख्या में धातु आयन के पास रिक्त कक्षक होनी चाहिए। जैसे 4 है तो 4 कक्षक, 6 है तो 6, 2 है तो 2, जितने हैं। दूसरा, अब जब कक्षक रिक्त हो जाएगा तो उस खाली कक्षकों के मध्य में क्या होगा? संकरण। कितने कक्षक में होगा? जितने लिगेंड जा रहे हैं उसके साथ बंध बनाने जा रहे हैं। यदि 4 लिगेंड जा रहे हैं तो 4 टू कक्षक के मध्य में क्या होगा? संकरण होगा। यदि 6 लिगेंड उसके समीप में जा रहे हैं तो 6 टू खाली कक्षक में क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा, और संकरित होकर के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। आगे जो कक्षक संकरित हो चुके हैं उन कक्षकों में, जो जिसमें नहीं है उसमें नहीं, जो संकरण भाग नहीं लिया है उसमें इलेक्ट्रॉन को दान नहीं दिया जाएगा। जो संकरण भाग ले चुका है कक्षक, उसी को लिगेंड क्या करेगा? उस धातु आयन को इलेक्ट्रॉन को दान देगा, और दान दे करके अतिव्यापन करेगा और बंध बना लेंगे, उपसंश्रय बंध बनेगा और संकुल बन जाएगा इसमें। अब आगे चलें, इसमें इसको मिटा रहा हूँ, आगे एक पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, चौथा पॉइंट।
चौथा बिंदु है इसमें, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, भी समझ लीजिए। अब संकरण कौन कौन सा हो रहा है देखिए यहाँ पर क्या क्या संकरण हो सकते हैं, हम अभी जो पढ़ेंगे इसमें मुख्यतः एक है संकरण D2sp3, संकरण का नाम है D2sp3 संकरण। जब समन्वयन संख्या 6 हो, या सीधा सीधा मैं इसको एक शब्द में दूं, यदि 6 लिगेंड यदि जुड़ने जा रहे हैं, बंध बनाने जा रहे हैं, तो उसमें संकरण क्या होगा, D2sp3। देखिए गिनिए, D के 2 कक्षक हैं, S के 1 कक्षक हैं और P के 3 कक्षक, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, संक्षिप्त में लिख रहे हैं, समन्वयन संख्या कितने वाले हैं, ये 6 वाले हैं। ऐसे लिगेंड या ऐसे धातु आयन जो अभी 6 लिगेंड से जुड़ने जा रहे हैं। और एक संकरण होता है देखिए sp3d2 संकरण। 2 प्रकार के होते हैं, यदि समन्वय संख्या 6 है तो उसमें संकरण कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, D2sp3 संकरण और एक है sp3d2 संकरण। इसके बारे में फिर से हम उसको और आगे समझेंगे। अभी संकरण का केवल मैं नाम ही लिख रहा हूँ। कब, जब समन्वय संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं। और इन दोनों स्थिति में मैं यहाँ पर संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, ये जो ज्यामिति इसकी होगी वह होगी अष्टफल की। ज्यामिति क्या होगी, अष्टफल की ज्यामिति वाले होंगे। दूसरा देखिए और कौन कौन संकरण होंगे, समन्वयन संख्या 4 वाले, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ऐसे जो संकुल बनेंगे वो 2 प्रकार के हैं। एक में संकरण होता है sp3 संकरण और एक में होता है dsp2 संकरण। तो अच्छे समझ लें, एक S और 3 P, 4 कक्षक हो गए। और एक D है, शुरुआत का D है, वो बाद वाला D नहीं है, शुरू के D है, dsp2, ये भी 4 कक्षक हैं, यानी 4 कक्षक संकरित हो रहे हैं। ये दोनों में उपसंयोजन संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन आकृति देखिए इधर, sp3 संकरण होगा तो उस अणु की या उस संकुल की जो ज्यामिति होगी वह चतुष्फल की होते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। और एक है dsp2 संकरण। यदि ऐसा संकरण से संकुल बना होगा तो उसकी जो आकृति होगी या ज्यामिति समझना भी, वह होगी वर्ग समतली। वर्ग समतली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये रहा अभिगृहित। अब हमको देखना है, हम जिस संकुल के बारे में समझने जाएंगे वह कौन से संकरण से बना हुआ है, उसी के आधार पर उसमें उसकी ज्यामिति निर्धारित की जाएगी। तो चलिए अपन कुछ उदाहरण को लेकर के, और इसमें थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट अपन जोड़ दें। कभी कभी जो धातु आयन रहते हैं उसमें लिगेंड जैसे समीप आते हैं तो कोई प्रबल लिगेंड होते हैं, वह प्रबल लिगेंड क्या करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित दिखा देता है। ऐसे भी कंडीशन आते हैं, ठीक है। या कहीं पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकरण के लिए जितना कक्षक खाली चाहिए उससे उसको अगले वाले कक्षक आगे उच्च ऊर्जा स्तर में भी वो भेज देते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कंडीशन हमको देखने को मिलेंगे इसमें। अब आगे चलते हैं अपन, एक उदाहरण लिखिए K4FeCN6। K4 पोटेशियम, FeCN6 का बनना, संक्षिप्त में से लिख लीजिए, का बनना। ये संकुल कैसे बना है, हम कौन से सिद्धांत से समझने जा रहे हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझने जा रहे हैं। अभी हम जितना भी अभिगृहित समझे हैं उसी को अक्षरशः पालन करना अपन को। एक एक लाइन में जो हमने कहा है उसको हमको अभी लिख करके समझते जाना है इसमें।
इसको क्या कहते हैं अपन आईपीसी नाम में, थोड़ा अपन इसको समझ लें। पोटेशियम, एक बार लिख देते हैं अपन, पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम है यहाँ पर 6 साइनाइड, क्या कहते हैं अपन इसको, हेक्सा साइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे आप तो 6 साइनाइड में 6 माइनस और 4 पोटेशियम में 4 प्लस, 2 बचेगा माइनस, वही 2 प्लस इसमें बैलेंस होंगे। इसको हम लोग समझ चुके हैं पिछले कालखंड में। ये यौगिक है, संकुल है, इसका नाम यदि लेंगे तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ऑक्सीकरण संख्या 2 है। ऐसे जो संकुल हैं इसको अपन सूत्र के रूप में K4FeCN6 लिख रहे हैं। ये कैसे बना है इसको अपन समझें इसमें। तो पहला अपन चलते हैं केंद्रीय धातु आयन, ध्यान समझेंगे। हमको अभी लिगेंड और धातु आयन से ही मतलब है। लिगेंड इसमें CN है, साइनाइड है, और धातु आयन कौन है, आयरन है, ठीक है, आयन के रूप में, वो भी 2+ के रूप में, जिसको फेरस कहते हैं। K4 तो बाद पहले बैलेंस करने का बाद में आया है वो। तो पहले क्या करेंगे, केंद्रीय धातु Fe का, इसको परमाणु क्रमांक भी लिख दीजिए, परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जितने भी हम इसमें समझने जा रहे हैं सब में इसी बिंदु को ही क्रम से लिखना है। ऐसा कौन धातु परमाणु है इसको लिख लीजिए, उसका परमाणु क्रमांक लिख दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलिए क्या होगा, पहले देखें अपन संक्षिप्त में लिखेंगे अपन सीधा आखिरी को। आपने संक्रमण तत्व पढ़ते वक्त इसके बारे में समझे हैं कि ये चौथे आवर्तक के हैं और यहाँ पर ये 3D सीरीज के हैं। तो यहाँ 3D अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके पहले यहाँ पर 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4s2 और 3D6। इसके बारे में आप पूर्व अध्याय में भी समझ चुके हैं और कक्षा 11वीं से भी आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर हमको जरूरत है आखिरी का कोष वहीं से हम इसको लिखेंगे। तो सीधा सीधा क्या हो गया, 3D6, 26 है तो 6 और 4s2, इसके पूर्व में 1s2 2s2 सब आ चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और लिखें, 4p को भी यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ, 4p जिसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और थोड़ा सा इसको मैं उदाहरण के रूप में ऊपर में आप लोग एक काम और कर लीजिए। हम अभी जिस संकुल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यह आंतरिक कक्षक संकुल है। कैसा कक्षक है ये, आंतरिक कक्षक संकुल है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये अंग्रेजी नाम में है। ऐसे यौगिक को हम और दूसरे शब्द में बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल, इसी का नाम है, या निम्न चक्रण संकुल। अंग्रेजी में इसका नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों ही मतलब है, आप इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहो या निम्न चक्रण संकुल कहो, दोनों का मतलब एक। इसमें क्या हो रहा है हम समझें इसको। आंतरिक कक्षक यहाँ पर ये जो है मुख्यतः जिसमें समन्वय संख्या 6 वाले होते हैं, इसके बारे में जिक्र है। तो ये जो D है ये अंदर का है। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s 4p, चौथा कोष, इसमें सबसे भारी कोष कितने बतावे, चौथे कोष हैं। और ये D कहाँ का है, ये अंदर का है, वो चौथे का D नहीं है, n-1, जिसको अपन सेकेंड लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है संकरण में भाग लेने जा रहा है। इसमें कैसे संकरण भाग लेगा, इसी को थोड़ा सा बनाओ दूसरे शब्दों में आगे अभी समझेंगे, जब इसको अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास को साफ साफ समझेंगे तब। तो लिख लीजिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना कि D होता है तो कितने कक्षक लिखते हैं अपन, 5, D में 5 कक्षक होते हैं, S है इसके आगे, उसके बाद क्या यहाँ पर P है,
साफ साफ बनाइए इसको। ये कौन सा है यहाँ पर, ये 3D का है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। और ये आगे 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4p है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन को भरिए, 6 है तो 1 2 3 4 5, जिसको कुंडली नियम कहते हैं, और ये हो गया 6वां। और s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ, यहाँ पर 2 है। p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसे लिखा नहीं गया, ये मूल अवस्था में है, बिना कोई ऊर्जा दिए। ये आयरन इस प्रकार से होते हैं। अब सभी कैसा बनाना है तो समझ लें पहले आप लोग। ऐसे किसी भी संकुल को बनने समझेंगे तो पहला काम यही होगा, उसमें जो धातु परमाणु होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इसमें। आइए हम आगे इसके जो स्टेप हैं उनको हम समझेंगे। पहला क्या काम करना है अपन को, जो धातु परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दूसरे क्रम में यह जो धातु परमाणु है उनके ऑक्सीकरण अवस्था, अभी धातु आयन कर दे रहा हूँ उसको मैं, उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है यहाँ पर 2+ है, इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर Fe2+, जितने ऑक्सीकरण अवस्था में उसको लिखना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पास में देता हूँ, Fe2+। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe2 का मतलब क्या होता है, Fe2+ में थोड़ा नीचे लिख दो। Fe2+ माने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाहर से निकलेगा। अब S से 2 निकल गया तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर 3D 6 से बच जाएगा इसमें। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हैं। तो सीधा सीधा लिखिए आप, D के अक्षर को बना लीजिए, बाकी जो है S भी है, P है, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाहर से निकलेगा, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो S में कितना हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या, केवल 3D में 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये हो गया Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस ऑक्सीकरण अवस्था में उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। अब S भी खाली हो गया, P भी खाली है पहले से। अब थोड़ा समझें आगे की जो प्रक्रिया है वह होगा, अब इसको हमने शब्द में दिया था कि जो धातु आयन है उसको जितने लिगेंड उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, अतिव्यापन करने जा रहे हैं, उतना खाली कक्षक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कक्षकों को क्या किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे के प्रक्रम, ये जो साइनाइड है यह एक प्रबल लिगेंड है, इसलिए ये जब समीप में आएगा ऐसे धातु आयन के पास में, जो 2+ में अभी फिलहाल समझने के लिए, वो क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करा देते हैं। ठीक है, ध्यान समझे शब्द को। साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है, वो युग्मित कराते हैं। तो अब यहाँ पर 6 हैं, तो अब क्या करेगा, वो 3 जोड़ी बना देगा, युग्मित करा देगा। तो इसको अपन आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर लिखेंगे। इसको ऊपर को मिटा रहा हूं मैं। क्रम से लिखते जाएंगे आप लोग, थोड़ा शब्द में लिख लीजिए। साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, अतः धातु आयन के समीप जाने पर, धातु आयन के समीप जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करा देते हैं। सारी इसमें वैलेंस को हम इस प्रकार से ही लिखेंगे। साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, अतः धातु आयन के समीप जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। कीजिए अयुग्मित को युग्मित। अब यहाँ पर अभी इसके आगे का प्रक्रिया है, तो लिख लीजिए इस प्रकार से। अभी तक देखिए इसमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं इस डी में, तो पहले से तो यहाँ पर जोड़ी के रूप में उपस्थित है। अब ये पूरे के पूरे युग्मित हो जाएंगे।
है ना। अब 4 तो जोड़ी है, इसमें 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, जोड़ी में नहीं है, तो 4 का फिर से यहाँ पर इसको ऐसा समझ लीजिए, ये अंतिम वाला यहाँ पर आ गया, इसके बाद इस प्रकार से। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर जितने भी अयुग्मित थे वो क्या हो गए, युग्मित हो गए। ठीक है, आगे क्या है बताओ, यहाँ पर S है और आगे क्या है, यहाँ पर P है। ये 3D का पर समझ लीजिए, ये 4S का है और ये 4P, जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसमें 0 हैं। अब दो देखिए, D के 2 कक्षक खाली हो गए, D के 2 कक्षक खाली हो गए, तो उसमें क्या होगा, अब यहीं से संकरण चालू हो जाएगा। अब इसको मिटा रहा हूँ, नीचे वाले को बनाइए। अब आगे संकरण अवस्था, संकरण अवस्था में जितने लिगेंड बंद बनाने जा रहे हैं उतने कक्षकों को संकरण कराइए। पहले से जितने जितने इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ हैं उसको हम पहले लिख लें। शुरू के 3 कक्षकों में 3 जोड़ी है, लिख लिए। अब यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से खाली कक्षक हैं। तो देखिए इस प्रकार संकरण को लिखने का हम संकेत में दर्शाते हैं, डेट डिस्क करते हैं। 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3, 4, 5 और 6 कक्षक, ये पूरे के पूरे, क्योंकि 6 ठो लिगेंड इसके साथ में बंद बनाया जा रहा है। मान लो 4 ही होता तो 4 ठो डिब्बे, जिसको अपन डिब्बे समझ रहा हूँ, समझने के लिए ये कक्षक हैं, उनके साथ संकरण कराते हैं। अब संकरण का नाम लिखिए, ये D है, शुरुआत के D है, इसलिए क्या हो गया बताओ, ये D2, 2 D कक्षक हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर S, एक ही है, और P के कितने कक्षक हैं, 3 हैं। तो संकरण का नाम क्या हो गया, D2sp3 संकरण। और जिसमें D2sp3 संकरण होते हैं उसे हम आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। जिसमें D2sp3 संकरण होगा उसे आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाएगा। इसी को अपन कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण क्यों कहा गया, सुन लीजिए। अधिकांश अब युग्मित हो गए, अधिकांश चक्रण निम्न हो गया इसका, कम से अब अयुग्मित बहुत ही कम हो गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, निम्न चक्रण संकुल कहा जाता है। आगे चलें, संकरण अवस्था के बाद क्या समझे हम लोग कि अब संकरित हो गए, अब उसमें जो लिगेंड है समीप में जाएगा और इलेक्ट्रॉन युग्मक क्या कर देगा, वो दान दे देगा। तो उससे क्या होंगे, अब अतिव्यापन होगा और अतिव्यापन अवस्था में संकुल बनेंगे। अतिव्यापन अवस्था, अतिव्यापन अवस्था में सीधा सीधा संकुल के नाम को लिख दीजिए आप। क्या लिखे अपन, FeCN6। यदि इतने को ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस को हटाया गया तो क्या बनेगा, 4 माइनस आएगा इसमें। ठीक है, संकुल आयन को पहले लिखेंगे, वो पोटेशियम तो बाद में आया है, तो लिखिए ये संकुल बनने जा रहा है अब। तो उसी को देख देख करके पुनः लिखिए, ऊपर में जितने जितने इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में हैं उसको देख करके लिखिए। पहले से यहाँ पर 3 जोड़ी हैं D कक्षक में या 3D में, इसको तो लिखा जा चुका है। आगे देखो, ये एक जोड़ी लिगेंड, ये सॉरी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये पहला लिगेंड है। कौन है लिगेंड, दान दे रहा है, दान दे रहा है माने तीर चिन्ह है, और समझाने के लिए कौन दे रहा है दान, साइनाइड। साइनाइड का और स्पष्ट करेंगे अपन, तो साइनाइड में जो नाइट्रोजन परमाणु है CN, नाइट्रोजन के ऊपर तीर चिन्ह लगाइए, कार्बन के ऊपर न लगाइए। आगे ये दूसरा जोड़ी देखो, इसको क्रॉस चिन्ह बनाया गया है समझाने के लिए अलग से। यदि हम ऐसा ही लिख देंगे तीर चिन्ह जैसे 2 जैसे पहले से है, तो हमको समझ नहीं आएगा कि कौन से जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान दिया है, ताकि हम स्पष्ट समझ सकें उसको। ये दूसरा जोड़ी हो गया, और ये तीसरा जोड़ी, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, चौथा जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है। 5वां जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो 5वां जो लिगेंड है CN वो दे रहा है। और 6वां जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि ये 6वां जो अंतिम साइनाइड का है 6, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे रहा है। इसको आप लोग तीर चिन्ह इस प्रकार से समझ लेंगे, ऐसा लगा देंगे नीचे नीचे में। और इसके नीचे में सब में ऐसा जैसे एक बनाया हूँ CN, और एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शा दीजिए नाइट्रोजन के ऊपर में, और तीर चिन्ह नाइट्रोजन के ऊपर से लगाइए, इसमें कार्बन पर न लगाएं। अब ये 6 बंद बन गए, ठीक है, और इस प्रकार संकुल का निर्माण हो गया। तो कौन सा संकरण से बने हैं, शुरुआत के D, शुरू के N-1 D कक्षक के 2 D कक्षक संकरण में भाग हैं, और 1 S और 3 P हैं। इसी इसका नाम क्या पड़ता है, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। अब इसको मैं इसकी ज्यामिति बना रहा हूं।
लिख लीजिए उसकी आकृति। तो क्या बनेगा समझ लीजिए, यदि समन्वयन संख्या 6 होते हैं यानी 6 लिगेंड है तो हमेशा अष्टफलकी ही बनेगा। ये हमेशा की बात कर रहा हूं मैं, 6 लिगेंड है यहाँ पर तो हमेशा क्या बनेगा, अष्टफलकी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन, ऑक्टाहेड्रल। लिखिए कैसा बनेगा, देखिए अष्टफलकी संरचना। इस प्रकार से संरचना बनते हैं, ये चतुर्भुज की आकृति बनती है और केंद्र में रहेगा आपका धातु आयन, जो कि कौन है यहाँ पर फिलहाल Fe2+ है। ऊपर से एक लिगेंड, नीचे से एक लिगेंड, पहले बना दीजिए ऐसा, इसको ऐसे कार्नर से बनाइए इस प्रकार से। तो थोड़ा सा बड़ा बना लें, इसमें थोड़ा सा छोटा हो गया है। चलिए अब सभी को लिगेंड का नाम लिखिए। कौन लिगेंड है यहाँ पर, साइनाइड, साइनाइड, CN, CN, CN और ये CN। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर एकाकी एटॉम को दर्शा दीजिए, साफ साफ भी क्लियर हो जाएगा बात। अब इसको तीर चिन्ह भी लगा दिया समझाने के लिए कि साइनाइड का जो नाइट्रोजन परमाणु है इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे रहा है। ऐसी जो आकृति होती है क्या कहते हैं अपन, अष्टफल की आकृति कहते हैं। अब आगे चलें अपन, इसका चुंबकीय गुण थोड़ा देख लें अपन। ये तो लिख चुके अपन, अष्टफल की आकृति होती है। चुंबकीय गुण देखिए, आगे पॉइंट लिख लीजिए, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में आप अंतिम लाइन को देखिए जहां पर संकुल बनाए अपन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान दिया गया है। क्या उस आखिरी लाइन में हम जो 5 कक्षक बनाए हैं कहीं पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो सभी जोड़ी में है। इसीलिए इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, ये प्रतिचुंबकी। देख लीजिए सबसे लास्ट में भी जो बनाए, सबसे लास्ट जैसे डिब्बा बनाए हैं अपन, कहीं पर आपको एक ठो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे क्या है, जोड़ी में है। अतः उसका चुंबकीय गुण क्या होता है, प्रतिचुंबकी, जिसे अंग्रेजी में हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। नाम है इसमें अंग्रेजी में नाम। और इसका जो रंग होगा, संकुल का रंग कैसा होगा, चूंकि सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित नहीं हैं, इसलिए यह रंगहीन होगा। जब भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उसका हमेशा गुण क्या होता है, रंग में रंगहीन होता है, कलरलेस। इसको आपने सब इसी चैप्टर पर ही, माने इसी 12वीं कक्षा में पहले पार्ट में ही पढ़ते आ रहे हैं आप। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकी। और रंग में रंग, ये प्रतिचुंबकी तो क्या होगा, ये रंगहीन होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बाह्य कक्षक संकुल का। हेडिंग डाल लीजिए, बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम थोड़ा सा और समझें इसमें तो इसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक ही नाम है। इसको दूसरे शब्दों में क्या है, संकरण क्या है उसको लिख लीजिए यहाँ पर। इसमें संकरण होगा sp3d2 संकरण वाला होगा, ये पहले से लिख लीजिए इसमें sp3d2। देखो d2 शुरू में नहीं है, बाद में है। ये बाहर के n कक्षक, n माने सबसे बाहर के, और n-1 का मतलब सेकेंड लास्ट के, तो ये बाहर वाले n हैं, माने d कक्षक हैं। तो लिखिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, Fe(F6)3- संकुल है। लिखिए धातु कौन है यहाँ पर, क्रम से लिखते जाएंगे। धातु कौन है यहाँ पर, इसका उदाहरण है, हम इस उदाहरण को लेकर के ये कैसे बना है संकुल Fe(Fe6)3-, इसका नाम क्या होगा, एबीसी नाम हेक्सा फ्लोरोफेरेट, और ऑक्सीकरण संख्या कितने हैं, 3 है, और आयन के रूप में है। चलिए आप पहला लिखें अपन, मैं संक्षिप्त में लिखने जा रहा हूँ। Fe एक केंद्रीय परमाणु है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
शुरू में लिखा जा चुका है, इसलिए मैं पूरा बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आप बनाएंगे इसमें। चल लिखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आखिरी का सीधा लिखें, 3d6 है, 4s2 है, 4p0 है। ध्यान समझेंगे, ये सबसे अंतिम डी कक्षक भी भाग ले रहा है, इसीलिए मैं बाद में भी डी लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। 4d, इसमें भी कितने हैं बताओ, 0 हैं। तो लिखें यहाँ पर 3d6 का यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिब्बा बना ले कक्षक, 1 2 3 4 5 और 1 6। एस में कितने हैं, 4s है, क्रम से है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके आगे का आखिरी का कोष का डी है, माने चौथे कोष का डी है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको पुनः मैं लिख दे रहा हूँ, ये 3d है, ये जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4s 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4p 0 है और ये 4d 0। क्यों 4d लिखे, क्योंकि अंतिम यहाँ पर संकरण भाग लेने जा रहा है, आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए हम पहले लिख रहे हैं। आगे चलें, इसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, एपी देख लीजिए एक बार। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 1 फ्लोरीन में 1 माइनस, तो 6 फ्लोरीन तो 6 माइनस, अभी 3 माइनस बचा है तो कितना होगा बताओ, 3 प्लस। इसको मैं दोनों तरीके से निकालने के लिए समझा चुका हूँ आपको। तो ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, एपी 3 प्लस में है, तो क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। समझ लीजिए पहले, एस 2 से निकलेगा, एस से 2 और 1 यहाँ से निकलेगा, 3 निकालना है। तो यहाँ पर 3d में कितना बचेगा बताओ, 5 बचेगा, इसमें लिख लीजिए। जब 5 बचेगा तब की स्थिति में 1 2 3 4 5, मैं इसको ये मत समझिए आप कि मैं यहाँ से निकाला हूँ, टोटल 5 बच रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, 3d 5 हो रहा है, ये फिर 3 प्लस में 3d 5 और 4s 0 है, ये 4s है, यहाँ से 2 पहले निकला, इससे 1 निकल रहा है d से, तो टोटल कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। आप ये मत समझिए कि यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, टोटल में से निकाल रहा हूँ। आगे लिखिए, p में कितने हैं, ये 4p है और आगे पुनः ये क्या है, 4d है इसमें। चलिए कक्षक, अब आगे क्या होगा समझें अपन। अब ये जो फ्लोराइड है, लिगेंड है, ये समीप में जाएगा धातु आयन के, लेकिन ये दुर्बल लिगेंड होते हैं, इसलिए यह अयुग्मित को अयुग्मित ही रहने देता है, युग्मित नहीं करा पाता। ठीक है, ये युग्मित नहीं कराएगा। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए एक लाइन ऐसा, इसके आगे में, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ वहीं पर। दुर्बल लिगेंड है, F माइनस एक दुर्बल लिगेंड है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करा पाता। सीधा सीधा लिख दीजिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करा सकता। एक तो श्रेणी है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में ये जो फ्लोराइड है उसको दुर्बल माना है। मैं इसको उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। चलिए क्या होगा अब आगे देखिए, ज्यों का त्यों रहेगा, जहां पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही रहेगा। अब क्या होगा आगे बताओ, संकरण होगा, जैसे वैसे रहेगा। अब सीधा कौन सा अवस्था आएगा, ये संकरण अवस्था। तो लिखिए संकरण अवस्था। संकरण अवस्था में क्या करेंगे, जितना जितना इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में उसको पुनः उतारिए। आप पहले लिख लीजिए, ये 3d का है यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है 3d में। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे यहाँ पर आखिरी में लिखा हुआ है 4d, पूरे लिखने देख करके। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कक्षक क्या 4d के हैं क्रम से। आप इसी को मैंने आप देख कर उतारी यहाँ से ऊपर से। अब कितने कक्षक संकरण भाग लें थोड़ा देख लीजिए। 6 लिगेंड है तो 6 खाली कक्षक भाग लेंगे, तो 6 तो खाली डिब्बा को डेड कर दिया ऐसा। देखिए इधर S से स्टार्ट होगा, P का 3 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से 6 गिन करके लिखिए आप, एक्स्ट्रा मत लिखिए ना कम मत लिखिए। ये पूरे S, तो संकरण का नाम क्या होगा, एक S है, फिर 3P है और D 2 है, तो संकरण का नाम हो गया sp3d2 संकरण। चूंकि इसमें अंतिम जो D लिखा गया, D2 लिखा गया है, वो सबसे बाहरी कोश का ND का है, इसी इसका नाम क्या पड़ता है, बाह्य कक्षक संकुल। D कक्षक ले रहे हैं लेकिन बाहरी कोश के D कक्षक हैं।
आगे लिखें अपन, संकरण होने के बाद में क्या होता है, अतिव्यापन अवस्था। सीधा सीधा संकुल का नाम लिखना अपन को यहाँ पर, अतिव्यापन अवस्था लिख लीजिए। अतिव्यापन अवस्था में क्या होगा, सीधा संकुल का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, जो सूत्र संकेत लिखे हैं इस प्रकार से, Fe(F6)3-, इसका सीधा मतलब ऐसा संकुल बनने जा रहा है जो हम प्रश्न में यहाँ पर लिखे हैं, अपन बनने को समझा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जितना जितना जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसको पुनः दिख देकर लिखिए। जिस कक्षक में जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको लिखिए। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, क्रम से देख के लिखिए। 3D का हो गया ये। फिर आगे यहाँ पर है 4s है, फिर आगे है 4p, फिर आगे यहाँ पर है ये 4d। अब क्या करेंगे, पहला लिगेंड एक जोड़ी दान दिया, 6 लिगेंड है। दूसरा लिगेंड दूसरा जोड़ी दान दिया। तीसरा लिगेंड फ्लोराइड का, ये 3 क्रॉस कीजिए डिब्बा में। ये चौथा जोड़ी, 5वां जोड़ी और ये 6वां जोड़ी। 6 ठो कक्षक में 2-2 क्रॉस होंगे। इसका मतलब है, हम स्पष्ट समझने के लिए है कि 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, डोनेट किया गया है, दान दिया है। कौन दान दिया है, थोड़ा उसको समझने का और लिखना सा। तीर चिन्ह लगा दें सभी में। तीर चिन्ह का मतलब यहाँ पर है उपसर्जक बन रहा है। कौन दान दिया है यहाँ पर, फ्लोराइड है। ये फ्लोराइड है, इसको केवल F लिख दीजिए, F माइनस कर दीजिए, स्पष्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। F माइनस, जिसमें 3 जोड़ी का कीटाणु मौजूद रहते हैं फिलहाल, ऐसे 4 जोड़ी हो जाएगा माइनस है तो, अभी केवल F माइनस। सभी में ऐसा लिखिए, सभी में। अभी एक को बताऊँ, सेम पूरे 6 के 6 ऐसे। और इस प्रकार से संकुल का निर्माण होता है। कौन से संकरण से भाग लिया, sp3d2 से। ठीक, तो बाह्य कक्षक संकुल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर D लिखा हुआ है वो सबसे बाहरी कोशिका D है, अंदर का नहीं है। अब इसका ज्यामिति लिखें। ज्यामिति में आखिरी पॉइंट को छोड़ दे रहा हूँ ताकि चुंबकीय गुण और रंग देखते हुए हम समझ सकें। इसमें ज्यामिति क्या होगा, हम समझ चुके हैं। 6 लिगेंड हैं, यानी कि उसका आकृति हमेशा क्या बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। जैसे हम लोग अभी लिखे थे पूर्व में Fe6 का, वैसा ही है। Fe जहाँ पर 3+ में अभी फिलहाल ये भी संकुल बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 लिगेंड। सभी में कौन है यहाँ पर, लिगेंड फ्लोराइड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हैं। ये सब क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन को दान दे रहे हैं, इसलिए सब में तीर चिन्ह लगा दिए। और इस आकृति का नाम क्या होगा, अष्टफल की आकृति। ऑक्टाहेड्रल अंग्रेजी में। और इसका चुंबकीय गुण देख के बताइए। सबसे अंतिम देखो, जब भी चुंबकीय गुण बोला जाएगा सबसे लास्ट को देखिए आप। कहीं पर अगमित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, देख लो। है, 5 अगमित है, देख लीजिए। 3D में 5 अगमित है। एक भी अगमित होता है कम से कम, तो भी क्या होगा, उसका चुंबकीय गुण क्या होगा, अनुचुंबकीय। अगमित है तो अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अंग्रेजी शब्द भी लिख लीजिए, पैरा, PARAMAGNETIC, पैरामैग्नेटिक। और रंग थोड़ा देख लीजिए, इसका रंग क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसे रंगीन होगा। जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दुही होता है, चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय होते हैं, और रंग में उसका कैसा होगा, वो रंगीन होगा और रंगहीन नहीं होगा। हाँ, अलग अलग रंग हो सकते हैं, किसी का बैगनी किसी का लाल, उसके अलग टॉपिक है, वो अलग विषय है, लेकिन रंगीन होगा वो। ये हो गया यहाँ पर आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल। ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल पुस्तक में दिए हुए हैं। इसको जाइए और घर में आराम के साथ इसको और ऐसी प्रकार से ही हल कीजिए। अलग से वहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है, कौन से बाह्य कक्षक संकुल है, कौन से आंतरिक कक्षक संकुल। ऐसा ही आप बाह्य कक्षक संकुल का दिया हुआ है तो आप ऐसा बनाइए, इसमें sp3d2 संकरण, और आंतरिक कक्षक संकुल लिखा है तो D2sp3 संकरण। ऐसा आप इसको बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी तो समझ आएगा कि किसमें बाह्य कक्षक संकुल हो सकता है, किसमें आंतरिक कक्षक संकुल हो सकते हैं।
अब आगे जिसमें समन्वयन संख्या 4 वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, जिसमें 4 लिगेंड हैं, इसके बारे में हम आकृति किस प्रकार से बनना है, कौन सा संकरण होगा, ऐसा हम तो उसको उसके अभिगृहित में समझ चुके हैं कि समन्वय संख्या 4 है तो 2 प्रकार के संकरण होंगे, या तो sp3 संकरण होगा या तो dsp2 संकरण होगा। और क्रमशः sp3 संकरण के लिए चतुष्फलक की आकृति और dsp2 संकरण के लिए क्या होते हैं, वर्ग समतल होते हैं। अब इसको हम अलग अलग उदाहरण दे करके अगले जब कालखंड होगा तो हम पुनः जिसमें समन्वय संख्या 4 होते हैं ऐसे संकुल किस प्रकार से बनते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, कुछ उदाहरण लेकर के हम इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।